बिंदुसार के बाद अशोक ने मगध का कार्यभार किस तरह संभाला और क्या मगध की गद्दी हासिल करना इतना आसान था अशोक के लिए? इसके लिए उसे क्या-क्या संघर्ष करना पड़ा और कलिंग का युद्ध सम्राट अशोक के लिए किस तरह से प्रवर्तनकारी रहा? दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। पिछले वाले वीडियो में चर्चा किया मौर्य साम्राज्य के शासन के विषय में, नगर व्यवस्था के विषय में, आंतरिक सुरक्षा कैसे की जाती थी इसके विषय में, और आज हम उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आज हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अशोक मगध की गद्दी पर 273 ईसा पूर्व में बैठा, किंतु उनके भाइयों से काफी संघर्ष हुआ, जिसके वजह से उनका राज्याभिषेक 4 साल के बाद 269 ईसा पूर्व में हुआ। मौर्य वंश का यह सम्राट केवल भारत के इतिहास का ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व का एक महान विभूति था। सम्राट अशोक की तुलना इजराइल के डेविड और सोलोमन, रोम के मार्क्स और लिप्स जैसे महान शासकों से की जाती है। बात करते हैं अशोक के जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में। तो अशोक का जन्म और प्रारंभिक जीवन के विषय में इतिहासकारों के पास ज्यादा ज्ञान नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है। बिंदुसार की अनेक पत्नियां थी। बिंदुसार का बड़ा पुत्र सुसीम था। बिंदुसार की दूसरी पत्नी से अशोक पैदा हुआ था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का कहना है कि अशोक यूनानी रानी से पैदा हुआ था, लेकिन इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। दिव्यावदान के अनुसार अशोक की मां का नाम जनपद कल्याणी था, जिसे सुभद्रांगी या धर्मा के नाम से भी जगह जगह पर जाना जाता है। सुभद्रांगी जो थे वो एक परम सुंदरी थी, एक ब्राह्मण की पुत्री थी। वो चंपा की रहने वाली थी। उसी से बिंदुसार ने विवाह किया, जिसके 2 पुत्र हुए, अशोक और विक्ता अशोक। अशोक की शिक्षा और प्रारंभिक जीवन कैसे थे, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। अशोक की शिक्षा उनके सहोदर भाई तिस से, जिनका दूसरा नाम विक्ता अशोक भी था, और सौतेले भाई के साथ हुआ। वो और राजकुमार से ज्यादा योग्य, चालाक और चुस्त थे। वो ज्यादा तेजी से किसी चीज को पढ़ पाते थे, हथियार चलाने में माहिर थे, हर चीज में वो दूसरे राजकुमारों से ज्यादा योग्य थे। उसका बड़ा भाई, सौतेला भाई जो था, वो सुसीम था। वो हमेशा अशोक से द्वेष रखता था और हमेशा संघर्ष करता रहता था। सम्राट बिंदुसार ने पहले उज्जैन और फिर तक्षशिला का सूबेदार बनाया। बिंदुसार का जो बड़ा पुत्र था सुसीम, उसे तक्षशिला में जो विद्रोह हुआ था उसको दबाने के लिए भेजा गया, किंतु वो असफल रहा। और फिर बिंदुसार ने अशोक के प्रतिभा और योग्यता पर विश्वास करते हुए उसे भेजा, और अशोक इस बार कामयाब हुआ, जिसके वजह से अशोक को युवराज का पद भी दिया गया। अशोक के प्रारंभिक जीवन का एक उल्लेख मिलता है कि अशोक जब उज्जैनी का कार्यभार संभालने के लिए जा रहा था तो वो विदिशा में ठहरा, और वहां एक व्यापारी की पुत्री से उसे प्रेम हो गया, जिसका नाम देवी था, और उससे वो विवाह करता है। उससे एक पुत्र महेंद्र और एक पुत्री संघमित्रा होती है, और इन दोनों का बौद्ध के इतिहास में काफी बड़ा महत्व है। अब बात करते हैं कि मगध की गद्दी हासिल करने के लिए अशोक को किस किस तरह का संघर्ष करना पड़ा था। बिंदुसार की जब मृत्यु हो रही थी, इसकी खबर जब अशोक के पास पहुंची तो वो उस वक्त उज्जैन का कार्यभार संभाल रहा था। ये खबर सुनते ही वो पाटलिपुत्रा दौड़कर आया, अपने पिता के पास समय बिताया, और संघर्ष शुरू हुआ उसके बड़े भाई के साथ, सुसीम के साथ, राजगद्दी को लेकर कि कौन राजा बनेगा। काफी संघर्ष हुआ, और एक बौद्ध कथा, एक अनुश्रुति ये भी कहती है कि अशोक शुरुआती दौर में एक क्रूर और अत्याचारी था। उसे मगध की गद्दी हासिल करने के लिए 99 सौतेले भाइयों का वध भी करना पड़ा था। लेकिन आज के विद्वान ये बात को नहीं मानते हैं, झूठा मानते हैं। उनका कहना है कि ये कहानी फैलाई गई थी। शायद इसके पीछे मकसद ये होगा बौद्ध लोगों का कि वो ये बताना चाहते हो
कि देखो अशोक बौद्ध धर्म को अपनाने से पहले कितना अत्याचारी था, क्रूर था, लेकिन बौद्ध धर्म जैसे वो अपनाया कितना वो दयावान हो गया। जब अशोक सिंहासन पर बैठा तो उसे दो उपाधियां मिली, देवनाम प्रिय और प्रियदर्शी। अशोक ने भी अपने पिता और दादा के भांति साम्राज्यवाद नीति का पालन किया। उसने भी अलग अलग राज्यों पर आक्रमण किया और अलग अलग राज्यों से मैत्रीपूर्ण संबंध भी बनाए। जो राज्य मगध से अलग था उस पर आक्रमण करके उसे अपने क्षेत्र में मिला लिया। उसने सबसे पहला आक्रमण कश्मीर पर किया। कश्मीर के ऐतिहासिक ग्रंथों में इसका उल्लेख है और कहा जाता है कि कश्मीर में जो मौर्य देश का प्रथम राजा था वो सम्राट अशोक ही था। तो इससे पता चलता है कि सम्राट अशोक के पहले बिंदुसार और चंद्रगुप्त मौर्य ने कश्मीर पर विजय हासिल नहीं की थी। अशोक के जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण घटना था वो था कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध अशोक के जीवन के लिए किस तरह से परिवर्तनकारी रहा, थोड़ी इस पर चर्चा करते हैं। अपने शासनकाल के 13वें वर्ष में और अपने राज्याभिषेक के 9वें वर्ष में सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। कलिंग के पास एक विशाल राज्य था, एक विशाल सेना थी और वो बहुत ही मजबूत राज्य था। धनानंद के समय में कलिंग मगध का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब धनानंद की समाप्ति हुई और जब मौर्य समाज का उत्थान हुआ, इसी के बीच में हो सकता है कि कलिंग खुद को स्वतंत्र करवाकर अलग हो गया और मगध को ये अच्छा नहीं लगा, रास नहीं आया। इसलिए सम्राट अशोक ने यह निश्चय किया कि हम कलिंग पर आक्रमण करके उसकी स्वतंत्रता को समाप्त कर देंगे और अपने में मिला लेंगे। पूरी तैयारी के साथ सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया, पूरी तैयारी के साथ। और कहते हैं ये युद्ध इतना भीषण हुआ, इतना नरसंहार इसमें हुआ, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और उतना ही घायल हुए थे। उस वक्त का 1.5 लाख सोच सकते हैं आप पर, जो जनसंख्या लगभग 2 करोड़ 3 करोड़ हुआ करती थी। और 15,000 से ऊपर कैदी हुए और कई स्त्रियां और बच्चे विधवा हुए, स्त्रियां और बच्चे अनाथ हुए। इतना निर्मम हत्याकांड के बाद कलिंग को मगध में शामिल किया गया। जब इतनी हत्याकांड हुई, इतना लोग मारे गए, इससे सम्राट अशोक पर काफी प्रभाव पड़ा। उसका मानो हृदय परिवर्तन हो गया। वो अब युद्ध नहीं करना चाहता था। साम्राज्यवाद की जो नीति थी, फैलाने की जो नीति थी, उसको वो समाप्त करना चाहता था, उसका परित्याग करना चाहता था और वो अहिंसा का मार्ग अपनाना शुरू कर दिया। उसने कहा कि अब वो राज का विस्तार नहीं करेगा, हिंसा नहीं करेगा, वो अहिंसा का मार्ग अपनाएगा और विस्तारवादी की जगह पे हम धर्म का प्रचार करेंगे, लोगों से मेल जोल बढ़ाएंगे। और ये बातें उसकी सिर्फ सिद्धांतिक नहीं थी, बल्कि पूर्ण रूप से व्यवहारिक थी। उसने अपने पुत्र और पौत्र को भी अहिंसा का पाठ पढ़ाया। यह युग शांति का, धार्मिक उन्नति का, सामाजिक उन्नति का, राजनीतिक अवरोध का और सैनिक पतन का युग था। यह युग से आरंभ होता है एक नया युग, और निश्चित ये कह सकते हैं कि यह युग जो था भारत के इतिहास का सबसे बेहतरीन युग था, क्योंकि यही युग में धर्म की नींव रखी गई थी। इसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया और तन मन धन से बौद्ध धर्म के प्रचार में लग गया। भारत में नहीं बल्कि भारत से बाहर भी उसने धर्म का प्रचार किया, जिसके लिए उसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका तक भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। अशोक ने देश के विभिन्न स्थलों का भ्रमण किया और बहुत सारे स्तूप और विहारों का निर्माण करवाया। अशोक के धर्म क्या थे, अशोक के धर्म की विशेषताएं क्या थी, इसकी हम चर्चा करेंगे, लेकिन आज नहीं, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।